नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने कहा था ना कि टॉपिक वाइज सीरीज़ दूंगा यूपी टेट के लिए विशेष करके। ठीक है, तो उसी में से कल हमने एक टॉपिक को देखा था जिसमें प्रत्याहार को कवर कराया था। सबसे पहले आपको मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया था, फिर उसके बाद में आपको प्रश्न कराए थे। आज भी सबसे पहले कंटेंट आपको भेज चुका हूँ। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो संस्कृत बाई सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपको कंटेंट प्राप्त हो, फिर उसके बाद कंटेंट का पढ़ने के बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रश्नों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, लृ वर्ण का उच्चारण स्थान है, आपसे पूछ रहा है। तो ऋतुलसानाम दंताः क्या है? ऋतुलसानाम दंताः, ध्यान रखिएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लृकार और लृकार के 12 भेद। तू से तात्पर्य तवर्ग और ल और स, ठीक है ना, ल और ये यहाँ पर दंत सकार, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वो दंत होगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या क्या है? ध्यान रखिएगा, यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न को ही हम प्रयत्न भी कहते हैं, और ये प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास होता है इसका मतलब। ठीक है, ये उस प्रकार का प्रयास है जो वर्णों के उच्चारण करते समय जो प्रयास होता है उसको हम यत्न कहते हैं। ठीक है ना, ये दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य के रूप में। ठीक है ना, तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के हैं। तो आपसे यहाँ पर बाह्य प्रयत्न पूछा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। कहा कि प और फ को कहा जाता है। ये देखिएगा, ये जो चिन्ह है इसको अर्ध विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। देखिएगा, इस अर्ध देखिएगा, ये जो विसर्ग है इसका आधा हिस्सा इसको हम कहते हैं, ये अर्ध विसर्ग कहलाता है। अर्ध विसर्ग दो भागों में विभक्त होता है। अर्ध विसर्ग दो भागों में विभक्त होता है, जिह्वा मूल्य के रूप में और उपथपानीय के रूप में। जब यही चिन्ह क और ख से पहले हो तो इसको हम जिह्वा मूल्य कहते हैं, और यही चिन्ह प और फ से पहले हो तो इसको आप क्या कहते हैं? उपथमानीय कहते हैं। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपथमानीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, अनुनासिक संज्ञा की बात करते हैं। तो अनुनासिक जो संज्ञा होती है वो मुख और नासिका से उच्चरित वर्णों की होती है। मुख और नासिका से, कहने का तात्पर्य यह है कि जिन वर्णों को हम मुख और नासिका यानी नाक से उच्चरित करते हैं, उच्चारण करते हैं, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो वर्ग के 5 वर्ण, विशेष करके प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण, जैसे कि य है, म है, ङ है, ण और न, ठीक है ना, ये जो 5 वर्ण है ना, इन 5 वर्णों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो इसलिए अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? है ना, 5 हो जाएंगे। और अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? मुखनासिका वचनो नासिकः, मुखनासिका वचनो नुनासिकः। ठीक है ना, तो अनुनासिक से बनने वाले सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर देख लिया है। और ध्यान रखिएगा, अनुनासिक वर्णों का दो यहाँ पर उच्चारण स्थान होता है। जैसे ङ यहाँ पर क्या है? कंठ से उच्चरित होता है, इसलिए है ना, ये कवर्ग के अंतर्गत आता है, और कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ इसमें, है ना। और ङ यहाँ पर वर्ग का 5वां अक्षर है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। तो वर्गीय पंचम अक्षरों का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है ना। तो लगभग इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को कवर करा दिया है। अगर एक सवाल यहाँ से हर बार पूछा जाता है, बनने की संभावना यानी आपका जो है लगभग 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। देखिएगा, अ और कु यानी कु से तात्पर्य कवर्ग और ह। ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कु दिया हो
ठीक है, और चू दिया हो और टू दिया हो, तू दिया हो और पू दिया हो, तो ये अपने वर्गों का बोध कराते हैं। कु से तात्पर्य यहाँ पर कवर्ग, चू से तात्पर्य यहाँ पर चवर्ग, यहाँ टू से तात्पर्य टवर्ग, ठीक है ना, और तू से तात्पर्य यहाँ पर तवर्ग, और इसी प्रकार से, और यहाँ पर पू से तात्पर्य पवर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर अकार, कवर्ग और ह, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा, क्योंकि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, आपने ये सूत्र पढ़ा है ना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ण का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ण का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण है, यानी इन वर्णों में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो अल्प प्राण है, आपसे पूछ रहा है। अल्प प्राण की बात करें तो वर्गाणाम, ध्यान से समझ लीजिएगा कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, है ना। तो इसको आप क्या कहते हैं, वर्ग का दूसरा, चौथा और शल वर्ण क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और यण वर्ण जो होते हैं, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्चाल्प प्राणाः करके कहा गया है। तो देखिएगा, वर्ग का पहला अक्षर यहाँ पर कोई भी नहीं है, और वर्ग का तीसरा अक्षर की बात करें तो तीसरा अक्षर भी यहाँ पर कोई नहीं है, और वर्ग का पांचवा अक्षर की बात करें तो यहाँ पर ण क्या है, ये पांचवा वर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर अल्प प्राण वर्ण क्या हो जाएगा, ण, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं, 7वें सवाल को देखिएगा, यण वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है। तो आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो वर्णोच्चारण में किया जाने वाला भीतरी प्रयास को हम क्या कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो यण वर्ण है, तो कहा कि ईषत् पृष्ठ अंतस्थानम कहा गया है, अंतस्थानम, है ना। तो अंतस्थ वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो ईषत् पृष्ठ होता है। तो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत यण वर्ण आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यण का मतलब होता है य व र ल, ठीक है ना। तो इन्हीं वर्णों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवृत्त जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्वरों का होता है केवल, ठीक है। संवृत्त यानी रस्व आकार का ही होता है, और ईषत् विवृत्त की बात करें तो उष्म व्यंजनों का क्या होता है, ईषत् विवृत्त यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, विसर्ग किसके बाद प्रयुक्त होता है। विसर्ग किसके बाद प्रयुक्त होता है, आपसे सवाल पूछ रहा है, क के बाद में, ह के बाद में, म के बाद में, या फिर स्वर के बाद में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वर, ठीक है। क्योंकि जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, अनुस्वार और विसर्ग ये क्या है, अयोगवाह है ना। तो अयोगवाह का जो प्रयोग होता है हमेशा ध्यान रखिएगा स्वरों के पश्चात ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वर के बाद ही हम अयोगवाह वर्णों को प्रयुक्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। और संस्कृत में अगर अयोगवाह पूछता है तो 4 अयोगवाह होते हैं, हिंदी में अयोगवाह पूछता है तो 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 क्या क्या हैं, तो अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपस्थमानीय, ध्यान रखिएगा, जिह्वा मूल्य और उपस्थमानीय, इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न को देख लीजिएगा। कहा कि निम्नलिखित में से बाह्य प्रयत्न कौन नहीं है। दिए गए में से बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है। संबार बाह्य प्रयत्न है, नाद भी बाह्य प्रयत्न है, और महाप्राण भी बाह्य प्रयत्न है। तो स्पृष्ट जो है ना, ये आभ्यंतर प्रयत्न है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट सवाल होगा। क और ख से पहले, ठीक है, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कहा गया है कि जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलीयस्य यानी जिह्वा मूल वर्ण का तो जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है,
जिह्वा मूल होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? जिह्वा मूल होता है। यानी क और ख का उच्चारण जब हम करेंगे तो जिह्वा के मूल भाग से उच्चारण करेंगे, तो इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लगभग यूपीटेट का एग्ज़ाम डेट भी आज क्लियर हो गया है, 23 जनवरी को बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और ये सेकंड टॉपिक है और इसका कंटेंट आपको टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। इसको, इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे। मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी आपको प्रश्न कराऊँ, जितने भी टॉपिक कराऊँ, सबसे पहले जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिक को करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा एक लंबी क्लास में रिवीजन कराने का काम करूँगा। मैंने राम सर से बात की है, तो राम सर ने कहा है कि एक दिन आप आकर के यहाँ से ऑनलाइन क्लास लीजिए कहा है। तो देखते हैं लाइव क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, और कुछ दिनों की बात है, मैं सेटअप लगा लूँगा। अभी कुछ समस्याएं हैं तो इस वजह से अब क्या करें, हर चीज़ को सहन करना पड़ता है ना, इंसान है तो हर दुख सुख में एक होता ही है ना कि हर दुख सुख में आपको एक जैसा ही बना रहना पड़ता है। इसलिए सपोर्ट करिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, और जो लोग चैनल में नए हैं उसको सब्सक्राइब कर देंगे, पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो टेलीग्राम पे भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अभी, और फिर ठीक है, सीटेट के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।